नमस्कार। आशा है आप सब अच्छे हैं और ढेर सारे स्नेह, आशीर्वाद और प्रेम के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके मैसेजेस मुझे समय समय पर मिलते हैं और उत्साहवर्धन होता है। और मैं आशा करती हूँ कि इस कोरोना संक्रमण के काल में, जबकि टोटल संक्रमितों की संख्या लगभग 1.7 मिलियन हो चुकी है, आप सब सपरिवार सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने त्यौहार मना रहे होंगे और आपका रोजगार और काम धंधा भी ठीक होगा, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। कोरोना की अगर वैश्विक स्थिति हम देखें तो अब हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। टोटल पेशेंट्स लगभग 16,95,988 और जिसमें जुलाई में टोटल परसेंटेज का 61.12%, ये हमने 6 मंथ्स में, मतलब कि 9.6 लाख केसेस ऑफ द टोटल कोरोना केसेस हमने मात्र जुलाई में कवर किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की मार्च के बाद भी क्या तैयारी रही कोरोना को लेकर कि हम दुनिया में इस स्थिति में हैं। भले ही प्रधानमंत्री जी कहें कि फ्रांस में ये है, जर्मनी में ये है, राजधानी ये है, वहाँ जनसंख्या का परसेंटेज ये है, लेकिन वास्तविकता ये है कि न तो ICMR किट्स, न टेस्टिंग, न जांचें, न क्वारंटीन। जो एक्चुअल हालात हैं, डेटा को बिल्कुल छुपाने के बावजूद भी वो ये दिख रहे हैं कि टोटल संक्रमित 16,95,988, जिसमें मरने वालों की संख्या 37,364 है। तो संदेश एकदम स्पष्ट है कि अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा स्वयं करें, अपने रोजगार की सुरक्षा स्वयं करें, अपनी सीमाओं की सुरक्षा स्वयं करें, देश की सीमाओं की सुरक्षा स्वयं करें, अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा स्वयं करें, अपने नाली पनारे और मेड़ के झंझट को स्वयं सुलझाएं। क्योंकि जो प्रदेश की और देश की जो कानून व्यवस्था के भी जो हालात हैं, जैसे विकास दुबे एनकाउंटर के बाद एक चैनल ये दिखा रहा था कि 400 कानपुर के आसपास की फैक्ट्रीज से वो रंगदारी लेकर उन्हें सुरक्षा देता था। अगर 400 फैक्ट्रीज को सुरक्षा विकास दुबे देता था तो सरकार और शासन प्रशासन क्या करते थे? और अगर अपराधी उद्योगों को सुरक्षा देने में इतना सक्षम हैं तो हजारों करोड़ रुपए ये इन्वेस्टर समिट के नाम पर सरकारें क्यों नष्ट करती हैं? जाहिर बात है कि अपराधियों को इस बात का ठेका दे देना चाहिए कि वो उद्यमियों को डायरेक्ट सुरक्षा दे दें, ताकि उद्योगपति डायरेक्ट प्रदेश में निवेश कर सकें और सुरक्षित भी महसूस करेंगे और सरकार के पास कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो 18-18 घंटे आराम से आप मोही कहाँ विश्राम, आराम से अपना प्रदेश में काम कर सकते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 18-18 घंटे काम करके देश का बेड़ा गर्क किया है। चाहे बात अर्थव्यवस्था की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे देश के युवाओं की हो, चाहे महिलाओं की हो, चाहे विदेश की नीति की हो, चाहे राष्ट्र की सीमाओं की हो, हर मुद्दे पर जो हालात हैं। और इस कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का जो क्रूर मजाक देशवासियों के साथ किया गया, राहत आपदा के नाम पर, MSMEs के साथ, छोटे मोटे बुनकरों और कारीगरों के साथ, जो बनारसी साड़ी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, उसकी मशीनें 50 से 60 लाख रुपए में मिलती थी, आज वो 55 से 60 हजार रुपए में लोग बेच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि धरातल पर क्या त्योहार मनाए जा रहे हैं और कैसे मनाए जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कल स्मार्ट इंडिया हैकाथन को संबोधित करते समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज दिस स्पिरिट ऑफ न्यू इंडिया, अर्थात ये जो नई शिक्षा नीति है यह भारत की, नए भारत की आत्मा है। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आत्मा परमात्मा में पूरी तरह विलीन है और एजुकेशन इज रेस्ट इन पीस। क्योंकि जो प्रदेश, देखिए, प्राइवेट शिक्षकों, स्कूलों की इतनी मनमानी को नियंत्रित नहीं कर पाता है, एडमिशन में डोनेशंस को नियंत्रित नहीं कर पाता है, और तो और इस कोरोना काल में 3 महीने की फीस माफी के लिए लाखों गार्जियंस लगातार अपने अपने स्तर पर प्रदेश और केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा को लेकर ये सरकार कितनी मतलब सबको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फ्री में मिल रहा है, तो अपनी कितने लोग असुरक्षित हैं ये सुबह सुबह 6 बजे के मैसेज पे मालूम हो जाता है। इतिहास के गलत तथ्यों के साथ हमारे फोन्स पर हमें मालूम हो जाता है। तो हुमायूं ने क्या किया था, तो अकबर ने क्या किया था, तो जो जितना भी फर्जी ज्ञान
संस्कृति और साहित्य और इतिहास को मिक्स करके क्रिएट किया जा सकता है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन जहाँ तक रियल इश्यूज की बात है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि चाहे वो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हो, चाहे फीस की माफ़ी का इशू अब तक का रहा हो, चाहे शिक्षा माफिया की सक्रियता हो, चाहे एडमिशन्स में डोनेशंस का प्रोसेस हो, चाहे नकल माफिया हो, ये भी बहुत प्रचलित है, चाहे स्कूल में बेंचेस की समस्या हो, चाहे अध्यापक खाना बनाते हुए दिख रहे हो, चाहे मिड डे मील के घोटाले हो, कीड़े हो, कॉकरोच हो, चूहे हो, चाहे स्कूल के बच्चों के बस्ते के घोटाले हों, और तो और उत्तर प्रदेश में जूते मोजे में भी घोटाला हो जाता है, जाड़े में बच्चों के स्वेटर में घोटाला, कॉपी किताबों में घोटाला। इससे भी आगे बढ़े तो अभी जो कस्तूरबा विद्यालय में अनामिका शिक्षिका थी, तो आधा दर्जन अनामिका मिली थी शिक्षिका की नौकरी में। जब डिजिटली उसको किया जाता है तो तमाम सारी दीप्ति मिलती हैं, बहुत सारी मोनिका मिलती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों के इतने अभाव में भी कितनी मारामारी है, और उसके बाद फिर ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है और मालूम नहीं चलता है। और जो शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोपी होता है, जैसे ही उसके तार व्यापम से जुड़ते हैं तो वो भी अंतर्ध्यान हो जाता है। फौरन जो है वो जो इस केस को छानबीन कर रहे थे उनका तबादला हो जाता है, नया डीएम आ जाता है, नया कलेक्टर आ जाता है। तो सरकार एजुकेशन को, एजुकेशन के सिस्टम को, एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों को और बेसिक शिक्षा मंत्री समेत कितना गंभीर है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये स्पिरिट ऑफ न्यू इंडिया, ये एक जुमला है। जैसे अब तक, जैसे 20 लाख करोड़ का वो पूरा पैकेज 10% ऑफ द जीडीपी था, इसके लिए भी कहा कि 6% ऑफ द जीडीपी, जबकि अभी 3.2% ऑफ द जीडीपी है। तो कुल मिलाकर ये निजीकरण को बढ़ावा है। एक रिलायंस अंबानीज का स्कूल, बहुत जियो यूनिवर्सिटी आएगा, जैसे जियो आप सिम यूज कर रहे हैं। इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज को जो बुला रहे हैं, तो हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज को ग्रांट का कितना प्रॉब्लम है, कितनी खस्ता हालत है सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज की। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ने इसको लेकर पहले हड़ताल भी किया था, जो 30% उनको सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के उनको फंड्स को स्वयं उत्पन्न करना था। बाकी जेएनयू हो या सेठ रामजस कॉलेज हो या वीसीज के अपॉइंटमेंट्स हो, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन एक्चुअली जो पोजीशन है एजुकेशन की, उसमें सरकार की ये मंशा नहीं दिखती कि सरकार एजुकेशन को लेकर कहीं भी गंभीर है। या वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए सरकार ने कहा, अभी ऑलरेडी शिक्षकों का इतना अभाव है। जिस प्रदेश के पास बेंचेस नहीं हैं, जिस पटना में केंद्रीय विद्यालय किराए के कमरों में चलता है, छतें टपकती हैं, बच्चे नीम के पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, जहां ब्लैक बोर्ड का आता पता नहीं है, उन जगहों पर आप वोकेशनल क्लासेस, आप कंप्यूटर इंटर्नशिप कराएंगे। पहले अपने सरकारी विभागों में कंप्यूटर प्रोवाइड कर दीजिए, वो सन 1920 के सीपीयू लेके लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद इस स्पिरिट ऑफ इंडिया की बात कीजिएगा, क्योंकि लोक लुभावन बातें करना और धरातल पर उन्हें उतारना, तो भारतीय जनता पार्टी की तो मास्टरी है बयानबाजी में, एक से एक बयान बहादुर हैं। अगर बात कोरोना की ही हो तो वेंटिलेटर और बेड्स, डॉक्टर्स ने रेनकोट और हेलमेट पहन के इलाज किया है। अब सरकार, अगर केंद्र सरकार कुछ ना दे सके तो भाभी के पापड़ ही उपलब्ध करा दीजिए। और शिक्षा बहुत आवश्यक है, लेकिन सरकार की जो इग्नोरेंस है एजुकेशन को लेके, और जो उसका परहेज है इंटेलेक्चुअल्स और बौद्धिक तबके को लेकर, वो ये कहता है, भले ही भारतीय जनता पार्टी को गोबर में कोहिनूर वाले लोग ही ज्ञानी लगते हों, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। लेकिन खैर, सिस्टम पूरा ही डैमेज हो रहा है। हो सकता है आगे चुनाव की भी कोई संभावना ना हो, क्योंकि राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस या इसके बाद जो आगे सरकारों के नंबर हैं, उसे देखकर ये लगता है कि माननीय अमित शाह जी बहुत जल्दी अश्वमेध यज्ञ करेंगे 24 से पहले, और घोड़ा छोड़ देंगे, और फिर वो घोड़ा जहां जहां से गुजरेगा वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। फिर वो जमींदार और तालुकेदार नियुक्त कर देंगे, और आम जनता का खून चूस चूस कर उनको मुहैया हो जाएगा। तो वसूली उनका मूल उद्देश्य है, वो अपराधियों के माध्यम से की जाए, टैक्सेस के माध्यम से की जाए। अभी देखिए वो संभल की घटना या विक्रम, बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं किसी स्पेसिफिक स्टेट, वो प्रदेश, सॉरी जिले का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो शाहजहांपुर हो, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो कासगंज हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, सूर्योदय हत्या से होता है, सूर्यास्त हत्या से होता है, अपहरण उद्योग पूर्णतया स्थापित है। तो कुछ विशेष मेरे पास कहने योग्य नहीं है। आप सब सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, क्योंकि क्राइम और कोरोना ये हवा की गति से बढ़ रहा है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, फिर आपसे बात होगी। बहुत धन्यवाद।